हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता यानी अवकलन की एक्सरसाइज 5.1 से संबंधित एक बेसिक का वीडियो प्रोवाइड कर दिया था, जिसमें मैंने आपको लिमिट के बारे में समझाया था कि लिमिट क्या होती है और किस तरीके से ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए तो आज हम एक वीडियो और आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। ये भी बच्चा बेसिक का ही वीडियो होगा। इस चैप्टर के अंदर थोड़ा बेसिक ज़्यादा है और जब तक आप बेसिक को नहीं समझेंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को नहीं समझ पाएंगे एक प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो आज एक वीडियो और आपके लिए बेसिक समझाने वाले हैं और इसके अंदर हम सततता के बारे में पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और कोई भी फंक्शन कब सतत होता है और कब असतत होता है ये भी हम यहाँ पे सीखेंगे बच्चा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना यार मत भूलिएगा। और आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यार पहले आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, बिकॉज पहली एक्सरसाइज लिमिट के ऊपर ही डिपेंड है। ओके बच्चा, चलिए तो देखिए आज जो हम पढ़ेंगे वो सततता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सततता या हम कह सकते हैं सांतत्य। ठीक है, एक ही बात है बच्चा, जैसे हम कंटिन्यूटी के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कंटिन्यूटी। अब ये है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, उससे पहले एक चीज समझिए। देखिए बच्चा, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन है f(x), ठीक है, और इस फंक्शन f(x) की हम x बराबर a बिंदु, मान लीजिए कोई a बिंदु है, इस पर लिमिट निकालना चाहते हैं। इस फंक्शन f(x) की x बराबर a बिंदु पर हम अगर लिमिट निकालना चाहते हैं तो इसे लिमिट के रूप में लिखेंगे कैसे? सिंबल क्या होगा लिमिट के रूप में लिखने का? तो बच्चा ये सिंबल देखिए ऐसा होता है, इसको हम लिमिट के रूप में लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a f(x). ये है बच्चा लिमिट का सिंबल और हम इस तरीके से इसको लिमिट के रूप में लिखेंगे। समझ में आया? अगर कोई फंक्शन f(x) है और उसकी किसी बिंदु पर, मान लीजिए a बिंदु पर, ठीक है, हम लिमिट निकालना चाहते हैं तो उसे लिमिट की फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a f(x). ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से राइट हैंड में जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू निकल के आएगी, वो इस फंक्शन की x बराबर a पर लिमिट होगी बच्चा। इस फंक्शन की x बराबर a पर क्या होगी? लिमिट। समझ में आ रहा है ना? इस फंक्शन f(x) की x बराबर a पर लिमिट होगी। कौन होगी लिमिट? जो इसके बराबर में सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए बच्चा, यहां पर एक चीज और समझिए आप। हमने आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में बताया था। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई फंक्शन है f(x), उसकी x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं या राइट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं तो उनका सिंबल क्या होगा, उनको लिखेंगे कैसे, ये समझिए अब आप। ठीक है, तो किसी फंक्शन की x बराबर a पर लिमिट निकालनी है तो लिमिट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं, और जो भी बराबर में वैल्यू निकल के यहाँ से आएगी वो इस फंक्शन f(x) की x बराबर a पर लिमिट होगी। अब अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकलेगी, ये समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वाम पक्ष सीमा, जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट के नाम से जानते हैं, जिसे हम LHS भी बोलते हैं बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) और इसकी x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है? ज्ञात करनी है। तो उसे लिखेंगे किस तरीके से, ये समझिए पहले। तो इसको लिखेंगे बच्चा लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस और यहां पर f(x). समझ में आया? इस फॉर्म में लिखते हैं। नहीं समझ में आया? फिर समझिए। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं और x इज इक्वल टू a किसी बिंदु पर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट हम ज्ञात करना चाह रहे हैं तो इसको लिखेंगे किस तरीके से, लिखने का तरीका सीखिए। लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f(x) लिखेंगे। अब सर ये a माइनस क्यों आया है? तो इस माइनस का मतलब कुछ और नहीं है, ये माइनस सिर्फ यहाँ पर ये बता रहा है कि हम x बराबर a की ओर आ रहे हैं लेफ्ट साइड से। ठीक है भाई, हम x इज इक्वल टू a पर निकालना चाहते हैं, x इज इक्वल टू a पर, तो हम लेफ्ट से जाएंगे x इज इक्वल टू a के पास और राइट से भी जाएंगे। तो लेफ्ट से जा रहे हैं इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट
और राइट से आएंगे तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये माइनस सिर्फ यहाँ पर इतनी बात बता रहा है कि हम ए के नजदीक जा रहे हैं लेफ्ट ओर से, ए से छोटी वैल्यू की ओर से ए की ओर जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ए से छोटी वैल्यू रखते हुए हम ए की ओर जा रहे हैं। ए माइनस मतलब ए से थोड़ा छोटा, तो ए से थोड़ी छोटी वैल्यू रखते हुए हम ए की ओर जा रहे हैं। ये माइनस सिर्फ यहाँ पे इतना बताएगा। ठीक है, और बच्चा जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो वहां पर क्या होता है, लिमिट भी चेंज होती है। क्या होती है, लिमिट चेंज होती है। तो लिमिट चेंज हम कैसे करते हैं, देखिए जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ये चीजें मैं जो क्वेश्चंस में यूज होंगी ना बात बात पे, वो सारी चीजें समझा रहा हूँ। तो जब हम वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या कॉन्सेप्ट होगा, वही चीज मैं बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वहां पर कुछ कॉन्सेप्ट यूज होता है। वो क्या है, जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड जब हम लिमिट निकालते हैं तो इसमें x बराबर बच्चा हम a माइनस एच रखते हैं। क्या रखते हैं, a माइनस एच। और ये जो लिमिट है x टेंड टू a माइनस, ये चेंज हो जाती है और चेंज होकर ये h टेंड्स टू 0 हो जाती है। तो जब ये चेंज हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगी, देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस की जगह क्या हो जाएगा, s टेंस टू 0 हो जाएगा। ये लिमिट चेंज हो जाएगी, x टेंस टू a माइनस की जगह s टेंस टू 0 आ जाएगा, h टेंस टू 0। और यहाँ पर जो x है, इस x की जगह पर क्या लगा देते हैं, a माइनस एच, तो f a माइनस एच रख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का कॉन्सेप्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते किस फॉर्म में, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स। फिर यहाँ पर लिमिट चेंज होती है और ये लिमिट चेंज होकर s टेंस टू 0 हो जाती है और इस फंक्शन में x की जगह पर a माइनस एच लगा देते हैं। अब सर ये h टेंस टू 0 लिमिट कैसे हो गई, तो ये समझिए। देखिए बच्चा, हमें क्या पता है, हमने क्या किया कि x बराबर क्या रखा, x बराबर हमने रखा a माइनस एच और x टेंस टू क्या है, यहाँ पर a है। इस माइनस को यूज नहीं करेंगे अब, क्योंकि माइनस तो यहाँ पर सिर्फ इतना बता रहा है कि हम a से छोटी वैल्यू लेते हुए a की लेफ्ट साइड से a की ओर जा रहे हैं, इसीलिए माइनस का सिंबल लिया और कोई माइनस का यहाँ पे यूज नहीं है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे a और बराबर a माइनस एच, a से a कट गया तो यहाँ पे बचा 0 बराबर माइनस के s, तो फाइनली h की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 0 आ गई। तो इस तरीके से आपकी ये लिमिट जो है s टेंस टू 0 हो जाती है और x की जगह पर a माइनस एच रख देते हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आया। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट था। ऐसे ही अगर हम किसी फंक्शन f(x) की x बराबर a बिंदु पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, अब इसको समझ लीजिए। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए दाएं पक्ष सीमा, जिसे हम RHL राइट हैंड लिमिट के नाम से जानते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है f(x) और इसकी x बराबर a पर मैं RHL यानी राइट हैंड लिमिट निकालना चाहता हूं, तो उसको लिखने का कॉन्सेप्ट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट को लिखने का सिंबल क्या होगा, तो ये होगा बच्चा, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस और f(x). अब सर ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट में तो लिखा था हमने a माइनस, और जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस। अब ये a प्लस का मतलब क्या है, a प्लस का मतलब ये है बच्चा कि हम x इजिकल टू a पर लिमिट निकाल रहे हैं, तो हम a की ओर राइट साइड से आ रहे हैं और a से बड़ी वैल्यू की तरफ से हम a की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब a की बड़ी वैल्यू की साइड से हम वैल्यू रखते हुए आ रहे हैं और a की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर क्या था, माइनस का मतलब कि a से छोटी वैल्यू रखते हुए हम a की ओर आ रहे हैं, यहाँ a से बड़ी वैल्यू रखते हुए हम a की ओर आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर प्लस का यूज होगा। a प्लस का मतलब होता है a से थोड़ा बड़ा, यानी a से बड़ी वैल्यू रखते हुए हम a की तरफ आ रहे हैं, तो a प्लस। सिर्फ यहाँ प्लस का मतलब इतना है कि हम यहाँ पर जो a की x की जो वैल्यू है वो a से बड़ी ले रहे हैं थोड़ी सी। ठीक है, a से बड़ी वैल्यू रखते हुए a की ओर आ रहे हैं। ठीक है, a प्लस मीन्स a से थोड़ा बड़ा और a माइनस मीन्स a से थोड़ा छोटा। समझ में आया। तो अब यहाँ पर भी बच्चा इसी तरीके से लिमिट चेंज होती है। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है, जब यहाँ लिमिट हम चेंज करते हैं तो x बराबर a प्लस एच रखते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा था तो हमने a माइनस एच रखा था। ठीक है, और s टेंस टू 0 ही होता है, s टेंस टू 0 ही होता है। ये 0 कैसे होता है मैं आपको यहाँ समझा चुका हूँ, यहाँ भी समझा दूंगा।
अब जब ये चेंजेस हम इसमें करेंगे तो होगा क्या, देखो लिमिट x टेंस टू a प्लस की जगह तो हो जाएगी s टेंस टू 0 और f x की क्या रखेंगे a प्लस h, ठीक है। अभी s टेंस टू 0 कैसे हो गया, तो वही कॉन्सेप्ट है कि x बराबर हमने a प्लस h रखा, x की वैल्यू a है तो a प्लस h, फाइनली ये कट गया तो h की वैल्यू क्या आ गई 0, x की वैल्यू a कैसे, देखो x टेंस टू a है, इट मींस दैट कि x की जगह a रख रहे हैं तो इससे ही कट जाएगा, तो फाइनली h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो लिमिट है चेंज होकर वो क्या हो जाती है, राइट हैंड लिमिट में s टेंस टू 0 हो जाती है और फंक्शन में x की जगह पर a प्लस h रखते हैं, ठीक है बच्चा, a प्लस h, यानी जिस बिंदु पर हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं वो बिंदु प्लस h। ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट में जिस बिंदु पर हम लिमिट निकाल रहे हैं, हम किस पर लिमिट निकाल रहे थे, a पर निकाल रहे थे तो a माइनस h, और अगर 5 पर निकालते तो 5 प्लस h, 2 पर निकालते तो 2 प्लस h, समझ में आया कैसे, देखो ऐसे। तो ये कॉन्सेप्ट है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के। एक देखो एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहता हूँ x इजिकल टू 2 पर, तो क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस। अब ये 2 क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर हम a पर निकाल रहे थे तो a माइनस था, अगर सवाल में 2 पर कहे तो 2 माइनस होगा, 3 पर कहे तो 3 माइनस होगा, 4 पर कहे तो 4 माइनस होगा, ठीक है। और यहाँ पर फंक्शन fx तो चेंज होके क्या हो जाएगी, लिमिट s टेंडिंग टू 0 हो जाएगी और फंक्शन में x की जगह 2 माइनस एच रखेंगे, फिर समझ में आया। ऐसे ही RHL के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस होगा और fx, और लिमिट चेंज होके वही s टेंडिंग टू 0 हो जाएगी और fx की जगह पर रखेंगे 2 प्लस एच, कितना 2 प्लस एच, ठीक है। ये राइट हैंड लिमिट निकालने का कॉन्सेप्ट है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो किस तरीके से किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो उसको किस सिंबल में लिखते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, और वहाँ पर क्या क्या चेंजेस होते हैं, लिमिट चेंज होती है, फंक्शन में x की जगह पर a माइनस एच और a प्लस एच रखते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बच्चा, ठीक है। चलिए तो इतना क्लियर हो गया अब आपको, चलिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चा सततता की और असततता की थोड़ी सी बात करें हम, सततता और असततता। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, या एक और तरीके से आप समझिए, सिंपल तरीका समझाऊंगा बहुत, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्या है सतत और क्या है असतत, ठीक है। क्या है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, आप 2 मिनट में समझ जाएंगे। मैं आपको ग्राफ के कॉन्सेप्ट से समझाने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सतत क्या है, कंटिन्यूटी क्या है और असतत क्या है, डिसकंटिन्यूटी क्या है, समझिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है fx, ठीक है, और इस फंक्शन का बच्चा मैंने ग्राफ खींचा, क्या खींचा, एक ग्राफ खींचा। सपोज ये आपका एक्स वाई प्लेन है, यू नो, ये x पॉजिटिव होता है, ये x पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव होता है, ये y पॉजिटिव होता है और ये y नेगेटिव होता है। तो मान लीजिए मेरे पास एक y बराबर fx कोई ग्राफ है, y बराबर fx क्या है, कोई ग्राफ है, और मैं इसका ग्राफ खींचना चाहता हूँ एक्स वाई प्लेन पर। ये फंक्शन है y बराबर fx, एक फंक्शन है, और इस फंक्शन का मैं इस प्लेन पर ग्राफ खींचना चाहता हूं। तो कैसे खींचा, सपोज मान लीजिए मान के चल रहा है, ठीक है, मान इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से, देखो ऐसे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसका फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से है, यह है y बराबर fx, ये कोई फंक्शन है और इसका ग्राफ मैंने ये खींचा। तो आपने यहाँ पे एक चीज पे गौर दिया, मैंने यहाँ से ग्राफ खींचना स्टार्ट किया और यूं खींचते खींचते गया और यहाँ पे आके एंड हो गया। तो क्या इस ग्राफ को खींचते समय कहीं मैंने बीच में ये मार्कर उठाया था क्या, ये पेन मैंने उठाया था क्या, नहीं उठाया भाई। इस ग्राफ को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मैं खींचते खींचते ऐसे करके यूं बढ़ता गया और यहाँ पे आके मैंने एंड कर दिया। तो क्या बीच में मैंने कहीं भी पेन उठाया क्या, नहीं उठाया ना। पूरा ग्राफ ड्रॉ करते समय मैंने पेन को नहीं उठाया, कंटिन्यूअस मैं पेन को घुमाता गया और ग्राफ बन गया। तो इसी को बोलते हैं बच्चा सतत, कंटिन्यूअस। यानी किसी भी ग्राफ को खींचें या कोई भी काम करें तो हम लगातार कर रहे हैं, बीच में हमने कहीं भी रोका नहीं, काटा नहीं, कुछ नहीं किया। तो ये मतलब कंटिन्यूअस है, ये सतत है। इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या होगा, सतत होगा। यहाँ पर लिखेंगे फलन fx का ग्राफ
क्या है, सतत है, कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि हमने ग्राफ खींचते समय कहीं भी पेन को उठाया नहीं, तो ये सतत माना जाएगा। इसी को बोलते हैं बच्चा सतत। अब एक होता है असतत, असतत, डिसकंटिन्यूअस। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ भी मेरे पास एक फंक्शन, कोई फंक्शन है gx, ठीक है, और इस gx का भी मैं ग्राफ खींचना चाहता हूँ xy प्लेन पर सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज मैंने ग्राफ खींचा इस gx फंक्शन का, तो कुछ इस तरीके से खींचा, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पंगा हुआ, यानी कि मैंने यहाँ से ग्राफ स्टार्ट किया खींचना, तो फिर यहाँ पर आकर ये ग्राफ टूट गया। देखो सपोज कि मान लीजिए x = -a पर ये ग्राफ टूट गया, और फिर ये दोबारा से यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और फिर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे आके फिर से ये टूट गया ग्राफ। टूटा या नहीं टूटा, यहाँ पे देखो आगे ग्राफ, सपोज ये x = b पर ये टूट गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने ग्राफ ड्रॉ किया gx फंक्शन का, y = gx कोई फंक्शन है, और इस फंक्शन का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया इस तरीके से, और यहाँ पर आके फिर मैंने इस पेन को उठाया और फिर मैं यहाँ पर लेके आया और फिर से मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, फिर से मैंने यहाँ से पेन उठाया और फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। तो इस फंक्शन gx के ग्राफ को खींचते समय कहीं मैंने पेन उठाया क्या? बिल्कुल उठाया सर जी, दो जगह उठाया है, एक x = -a पर मान लीजिए, एक x = b पर। तो यहाँ पर इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो सतत नहीं है। सतत तब होता है जब मैं ग्राफ खींचते समय कहीं भी पेन उठाता नहीं, कंटिन्यूअस ग्राफ खींचता जाता। बट मुझे ग्राफ खींचते समय मैं दो जगह पेन को उठाया, दो जगह के अगर आपने एक भी जगह पेन को उठा दिया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो गया, ग्राफ टूट गया, ग्राफ ब्रेक हो गया। इसका मतलब ये है कि जो फलन है आपका y = gx का जो ग्राफ है वो कैसा है? असतत है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है बच्चा, क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो इसे बोलते हैं सतत और इसे बोलते हैं असतत। जब किसी फंक्शन का ग्राफ खींचते समय हमारा पेन कहीं भी ना उठे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम उस फंक्शन का ग्राफ सतत है, और उठ जाए एक जगह भी गलती से तो वो असतत माना जाता है। समझ में आया सतत क्या होता है और असतत क्या होता है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चा, चलिए तो चीज़ों को बस जो समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएंगी, बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमने ग्राफ द्वारा समझ लिया। ठीक है, कैसे समझा? बाई ग्राफ, कि कब फंक्शन सतत होता है और कब फंक्शन असतत होता है। अगर वो ये कहें कि भाई ग्राफ द्वारा नहीं, हमें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट से सीखना है कि किसी फंक्शन, कोई फंक्शन कब सतत होगा और कब असतत होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट से भी आप समझ लीजिए। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चा, जैसे मान लीजिए, माना एक हमारे पास फंक्शन है f(x) और इसकी x = a पर हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन सतत होगा या असतत होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा? हमें इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, जो मैंने आपको पीछे भी समझाया था, और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, और एक तीसरी चीज़ और निकालनी पड़ेगी, इस फंक्शन की वैल्यू एट x = a, यानी जिस बिंदु पर आप फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, उसी पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। ठीक है बच्चा, देखिए, माना एक f(x) क्या है? फंक्शन है, और x = a पर हम क्या करेंगे? हम इसकी सततता और असततता की जांच करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चा? सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू a- और f(x) निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट यानी राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं? लिमिट एक्सटेंडिंग टू a+ और f(x), और इस फंक्शन की x = a पर वैल्यू निकालेंगे, यानी फलन का x = a पर मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? इस फलन में x की जगह a लगा देंगे, जहां जहां x आ रहा है, तो वो x = a पर फलन का मान होगा fa। ठीक है, अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट से
कोई फंक्शन सतत है या असतत है इसकी जांच करनी है तो आपको 3 काम करने पड़ेंगे। बार मैं बोल रहा हूँ क्या क्या। एक तो आपको उस फंक्शन की उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, फिर उसी बिंदु पर राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी और उसी बिंदु पर उस फंक्शन का मान निकालना पड़ेगा। यदि आपकी x इज इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान, अगर ये तीनों बराबर आ रहे हैं, अगर ये तीनों बच्चा बराबर आ रहे हैं, यानी x इज इक्वल टू ए पर या किसी भी बिंदु पर आप फंक्शन को सतत या असतत चेक कर रहे हैं, तो आप उस बिंदु पर उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे और फंक्शन का मान निकालोगे। अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो यहाँ पर बच्चा फलन आपका सतत होगा। ठीक है, तो फलन सतत होगा या सातत्य होगा या कंटिन्यूअस होगा। ठीक है बच्चा, समझ में आया? इसको आप ऐसे लिख दो या ये भी लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? ये होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट का मतलब ये होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, और फंक्शन की वैल्यू मतलब होता है, मतलब आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं फलन का मान। अगर ये तीनों चीजें बराबर आएंगी तो हम कह देंगे कि भैया फंक्शन आपका क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब ये तो हो गई कंटिन्यूअस की बात, यानी सतत के लिए। सतत के लिए फलन सतत के लिए हमने ये किया है। कोई भी फंक्शन सतत कब होगा? जब उस पॉइंट पर उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में तीनों बराबर होंगी, तो हम कह देंगे कि ये फलन सतत है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी बराबर नहीं है, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड निकाली, दोनों बराबर हैं, बट फंक्शन का मान उस बिंदु पर इनके समान नहीं आ रहा है, या फिर इन तीनों में से कोई एक भी आपस में बराबर नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में हम ये कहते हैं कि फलन सतत नहीं है, असतत है। ठीक है बच्चा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं असतत के लिए। असतत के लिए क्या होगा? यानी अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स और x बराबर a पर हम ये जांच कर रहे हैं कि ये सतत होगा या असतत होगा, तो असतत किस केस में होगा? यदि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये आपस में बराबर नहीं है, ये आपस में बराबर नहीं है, तो फलन एफ एक्स असतत होगा। क्या होगा? असतत होगा। ठीक है बच्चा, यानी जरूरी नहीं है कि तीनों ही बराबर ना आए, तीनों बराबर नहीं आ रहे तब भी असतत है, और इन तीनों में से कोई एक भी बराबर नहीं आ रहा तब भी असतत ही माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पहला, अगर मान लीजिए आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बच्चा बराबर आ रही है, बट फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है, तब भी क्या होगा? असतत होगा। या ये भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है। जब ये दोनों ही बराबर नहीं है तो आपको फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत है ही नहीं। समझ में आया? जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों ही बराबर नहीं आ रही हैं तो फिर आपको फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर वो बराबर आ भी जाएगी तो ये दोनों बराबर नहीं है, और मैंने आपको क्या बताया, तीनों में से कोई एक भी बराबर नहीं है, तो फलन सतत नहीं होता है। तो यहां पर भी लिखेंगे फलन असतत असतत होगा। फलन क्या होगा आपका? असतत होगा। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से कोई भी फंक्शन सतत होगा या असतत होगा वो जांच करेंगे। आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो और फंक्शन की वैल्यू निकालो, तीनों बराबर, फंक्शन सतत है, तीनों में से कोई एक भी बराबर नहीं है तो फलन असतत माना जाएगा। इज दैट क्लियर? चीजें समझ में आ रही हैं आपको? चलिए, तो ये चीज आपको आई होप की क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से हमें फलन सतत दिखाना है और किस तरीके से हमें फलन को असतत दिखाना है बच्चा। ठीक है, चलिए अब एक चीज और समझ लीजिए बच्चा, थोड़ा सा बेसिकली बच्चा, हम कोई भी फलन सतत है या असतत है उसको चेक करने के दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं? जब हम सवाल कराएंगे ना आपको एक्सरसाइज में, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, होता क्या है बच्चा, जब हम किसी फलन को सतत या असतत चेक करते हैं तो वहां पर x की वैल्यू का बिहेव चेंज होता है, उसका बर्ताव चेंज होता है। बिहेव कैसे चेंज माना जाता है कि मान लीजिए x इज इक्वल टू 1 है तो 1 से छोटा लें,
अगर 1 से छोटा देखें x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो फंक्शन कुछ और होता है, और x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन कुछ और होता है। यानी अगर a की वैल्यू पर फंक्शन का लेफ्ट में और राइट में बिहेव अलग अलग हो रहा है, इट मीन दैट वी कैन से कि फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है। अगर फंक्शन का बिहेव चेंज होता है तो फंक्शन सतत है या असतत है, उसको चेक करने का एक कॉन्सेप्ट है। और जब बिहेव चेंज नहीं हो रहा है या फिर सीधे एक नॉर्मली x इक्वल टू कोई आपको वैल्यू दे दी और उस पर ये कहे कि फंक्शन सतत है या असतत है चेक करो, तो फिर एक कॉन्सेप्ट ये होता है। दो कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा बच्चा। जब फलन f(x) का बिहेव चेंज हो, ठीक है, x इक्वल टू a पर बिहेव चेंज हो। अभी बिहेव चेंज कैसे होता है ये जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना तब क्लियर होगा। और मैं आपको थोड़ा सा भी एक्सप्लेन भी किया था। जैसे मान लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x), ठीक है, और यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए x² + 5, ये जब x की वैल्यू बड़ी या बराबर है a के तब लेंगे। और एक फंक्शन और दे रखा है x + 3, जब x की वैल्यू छोटी होगी a से, ये तब लेंगे। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, जब हम x की वैल्यू a से बड़ी ले रहे हैं या बराबर ले रहे हैं तो फंक्शन ये वाला काम करेगा, और जब x की वैल्यू हम a से छोटी लेंगे तो फंक्शन ये वाला काम करेगा। यानी a पर ही इस x के फंक्शन के जो बिहेव हैं वो चेंज हो रहे हैं। x से छोटा बड़ा ले रहे हैं तो ये कुछ और मिल रहा है, x से बड़ा ले रहे हैं, मतलब x से बड़ा ले रहे हैं तो फंक्शन ये मिल रहा है, x से छोटा ले रहे हैं तो फंक्शन ये मिल रहा है। तो हमें अलग अलग फंक्शन मिल रहे हैं x से छोटा या बड़ा देखने पर। यानी x के लेफ्ट में और राइट में देखने पर फंक्शन के बिहेव चेंज हो रहे हैं। बिहेव चेंज कैसे माना जाता है? जब x की वैल्यू a से बड़ी देखें तो फंक्शन कुछ और मिले, x की वैल्यू a से छोटी देखें तो फंक्शन कुछ और मिले। इसका मतलब ये है कि फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है, ठीक है। और हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है। तो जब फंक्शन का बिहेव चेंज हो तो हम फंक्शन को सतत या असतत चेक करने के लिए क्या करते हैं बच्चा, ठीक है, ये समझिए। जब फंक्शन का x = a पर बिहेव चेंज हो तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और राइट हैंड लिमिट निकालो और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। कब हमें लेफ्ट हैंड निकालनी पड़ेगी, कब राइट हैंड निकालनी पड़ेगी और कब फंक्शन, यानी ये तीनों चीजें हमें कब निकालनी पड़ती हैं। एक तो पॉइंट ऐसा आता है कि तीनों चीजें हमें निकालनी पड़ती हैं, उन तीनों चीजों को निकालने के बाद ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि फंक्शन सतत है या असतत है। एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि हम ये तीनों चीजें ना निकालने की जगह दो चीजें निकाल लेते हैं, उन्हीं से काम हो जाता है। तो कब तीन चीज निकालनी पड़ेंगी, कब दो चीज निकालनी पड़ेंगी, वो चीज समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो अगर फंक्शन f(x) का x = a पर बिहेव चेंज हो रहा है, जब बिहेव चेंज हो तो आपको ये तीनों चीजें निकालनी पड़ती हैं बच्चा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी और फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर ये तीनों बराबर आती हैं, ठीक है, अगर ये तीनों, ये भी आपको निकालनी पड़ेगी, ये भी आपको निकालनी पड़ेगी और ये भी आपको निकालनी पड़ेगी। अगर ये तीनों बराबर आ जाती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, तो क्या होता है, फलन सतत होता है। और इन तीनों में से कोई एक भी बराबर नहीं तो फलन असतत होता है, ठीक है। और एक केस, अगर इनमें से कोई एक भी बराबर, वैसे भी बता चुका हूं आपको, कोई एक भी बराबर नहीं है तो फलन असतत होता है। समझ में आया? अब ये तीनों कब नहीं निकालने पड़ेंगे हमें, ये तीनों कब नहीं निकालने पड़ेंगे, अब इसको समझ लीजिए, ठीक है बच्चा। जब फंक्शन का बिहेव चेंज ना हो रहा हो तो हम अब ये कैसे पहचानेंगे कि फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, x की वैल्यू अगर a से बड़ी ले रहे हैं तो कुछ और फंक्शन है, x की वैल्यू a से छोटी देख रहे हैं तो फंक्शन कुछ और है। इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन से x की वैल्यू छोटी है तो फंक्शन कुछ और आ रहा है और बड़ी है तो कुछ और आ रहा है। यानी x के लेफ्ट में और राइट में अलग अलग बिहेव हो रहा है, बिहेव चेंज हो रहा है, मतलब फिर यहाँ पर, ठीक है। अगर बिहेव चेंज नहीं हो रहा तो अब हम ये कैसे पहचानेंगे फंक्शन का बिहेव चेंज नहीं हो रहा है। तो देखिए सिंपली आपको क्या होगा कि एक फंक्शन दे दिया f(x) बराबर एक फंक्शन दे दिया होगा कोई, ठीक है, f(x) कोई फंक्शन दे दिया होगा और एक बिंदु दिया होगा कि x बराबर a पर फलन की लिमिट ज्ञात करो या फलन का मान ज्ञात करो।
यहाँ पर फंक्शन का बिहेव चेंज नहीं होगा। जिस तरीके से यहाँ पर अभी हो रहा था कि x की वैल्यू a से छोटी लें तो फंक्शन कुछ और था, x की वैल्यू a से बड़ी लें तो फंक्शन कुछ और था। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ हमें सिर्फ एक ही फंक्शन दिया होगा, ठीक है, अलग अलग फंक्शन नहीं दिए होंगे और x की वैल्यू दे रखी होगी। उस वैल्यू पर इस फंक्शन को हमें चेक करना है सतत है या असतत है। तो यहाँ पर फंक्शन का बिहेव चेंज नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। बिहेव चेंज कब होता है? जब कई फंक्शन दे रखे हों, जब कई फंक्शन दे रखे हों और एक ही वैल्यू पर वही फंक्शन अलग अलग तरीके से हम लें तो फंक्शन का बिहेव चेंज होता है। बट जब एक ही फंक्शन दिया हो सिर्फ और वैल्यू दे रखी हो x इजिकल टू कोई भी, तो हमें हर बार वही फंक्शन लेना है, फिर फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में फंक्शन का बिहेव चेंज नहीं होता है। तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ करने की, ये तीनों चीज़ नहीं निकालनी पड़ेंगी। फिर यहाँ पर डायरेक्ट हम फलन का मान निकालेंगे, सिर्फ फलन का मान निकालेंगे, ठीक है बच्चा, एफ ए, और लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू a एफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक लिमिट निकाल लीजिए, ठीक है, सिर्फ लिमिट निकाल लीजिए। लिमिट कैसे निकालेंगे? उस फंक्शन में को लिमिट की फॉर्म में लिखेंगे और x की जगह पर a लगा देंगे तो वो फंक्शन की लिमिट हो जाएगी। तो अगर बिहेव चेंज नहीं हो रहा है तो फलन का मान और फंक्शन की लिमिट का मान अगर ये दोनों बराबर आएंगे, यानी फलन का मान और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a फंक्शन की वैल्यू, अगर ये दोनों बराबर आएंगे, ठीक है, तो हम ये कह देंगे कि फलन सतत है। और अगर ये दोनों बराबर ही नहीं है, यानी फलन का मान और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a एफ एक्स ये बराबर नहीं है, तो फलन क्या होगा? फिर असतत होगा, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पर बिहेव चेंज हो रहा था, इसलिए लेफ्ट हैंड भी निकालनी पड़ी, राइट हैंड भी निकालनी पड़ी, फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी पड़ी, और तीनों बराबर तो सतत, कोई एक बराबर नहीं असतत। बट बिहेव चेंज नहीं हो रहा तो सीधे आप फंक्शन की वैल्यू निकालो और लिमिट निकाल लो। लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालने की जरूरत नहीं है। अगर वो दोनों बराबर तो सतत, बराबर नहीं तो असतत हो जाएगा, ठीक है बच्चा। ये था कॉन्सेप्ट है आपका। तो दो तरीके से हम सतत या असतत बच्चा चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया आपको किस तरीके से सतत चेक करना है फंक्शन को या असतत चेक करना है। अब एक चीज और समझिए बच्चा, यदि हमें कोई अंतराल दें, क्या दें? कोई इंटरवल दे दें, जैसे इंटरवल, क्लोज इंटरवल a, b दे दें, ठीक है, क्लोज इंटरवल a, b दे दें, और इस पर चेक करना है कि फलन का अस्तित्व है या नहीं है, ठीक है। कोई भी हमें अंतराल दे दें a, b, और एफ एक्स का इस अंतराल पर लिमिट का अस्तित्व है या नहीं है, अस्तित्व है या नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे? तो बच्चा किसी भी अंतराल पर फंक्शन की लिमिट का अस्तित्व है या नहीं, उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है कि बच्चा हम फंक्शन जो होता है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो इस a बिंदु पर और इस b बिंदु पर, अगर a बिंदु और b बिंदु पर फलन की लिमिट का अस्तित्व है तो इसके बीच के प्रत्येक बिंदु पर भी फलन की जो लिमिट का अस्तित्व होगा, ठीक है। अगर आपको क्लोज इंटरवल दे रखा है तो अगर इस पर फलन की लिमिट का अस्तित्व है और इस पर भी फलन का लिमिट का अस्तित्व है तो इसके बीच के प्रत्येक बिंदु पर भी लिमिट का अस्तित्व होगा ही होगा, ठीक है बच्चा। अगर कोने वाले बिंदुओं पर फलन की लिमिट का अस्तित्व है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच में या दोनों अंकों के बीच में जितने भी अंक आ रहे हैं उन पर भी फलन की लिमिट का अस्तित्व होता है बच्चा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरी चीज बच्चा, लिमिट का यूज हम कब करेंगे? ध्यान रखिएगा, लिमिट का यूज आप तभी करेंगे जब फलन में 0/0 या इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट की कंडीशन बन रही हो, ठीक है। लिमिट का यूज 0/0 या इन्फिनाइट ओवर इन्फिनाइट की कंडीशन बनने पर किया
जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 0/0 या इन्फिनिटी की कंडीशन बन रही है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दे दिया हमें, कोई फंक्शन दे दिया और ये फंक्शन दे रखा है x² - 25 अपॉन x - 5 और लिमिट के कॉन्सेप्ट में लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 x² - 25 अपॉन x - 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिमिट नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि हम इसको देखिए मन में रख के चेक करेंगे पहले माइंड में ही। अगर हम यहाँ x की जगह 5 लगा दें, देखिए 5 लगा दें तो 5 का वर्ग 25 - 25 और 5 - 5 तो 25 - 25 0 और 5 - 5 0, तो 0/0 की कंडीशन बन रही है। अगर ऐसी कंडीशन बन रही हो तो आप उसमें लिमिट डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। तो फिर क्या करें? लिमिट डायरेक्ट नहीं लगाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? इसमें अगर गुणनखंड हो रहे हैं तो गुणनखंड करेंगे, या परमेकरण हो रहा है तो परमेकरण करेंगे। ठीक है, गुणनखंड हो रहे हैं तो गुणनखंड करोगे, परमेकरण हो रहा है तो परमेकरण भी करेंगे। यानी कुल मिला के इस कंडीशन को हटाने की आप कोशिश करेंगे कि 0/0 की कंडीशन जो बन रही है आप इसको परमेकरण करके यानी रेशनलाइजेशन करके या फैक्टर करके या कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है तो उस फॉर्मूले का यूज करके इस कंडीशन को हटाओगे, 0/0 की कंडीशन को। ये कंडीशन नहीं बननी चाहिए। जब ये कंडीशन हट जाए तो फिर आप लिमिट का यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, अगर आपको कोई डायरेक्ट फंक्शन दे रखा है, उसमें कुछ काटा पीटी हो रही है या कोई फॉर्मूले का यूज हो रहा है या परमेकरण हो रहा है तो आप पहले कर लीजिए, उसको कैलकुलेट कर लीजिए, फंक्शन को, उस फंक्शन को हल कर लीजिए। जब वो फंक्शन हल हो जाए उसके बाद आप लिमिट का यूज करेंगे बच्चा। ठीक है, तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक चीज और है बच्चा, एक चीज और है, इसको समझिए, और ये कई बार देखने को बच्चा हमें सवाल में मिलेगी। ठीक है, कई जगह पर बच्चा एक चीज लिखी आएगी, देखिए जैसे कि x बराबर a पर फलन, x बराबर a पर फलन परिभाषित है, x बराबर a पर फलन परिभाषित है। ये लाइन आपको कई जगह देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चा कि x बराबर a पर फलन परिभाषित है। तो इसका मतलब बच्चा ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन है और उसकी हमने x = a पर कुछ वैल्यू निकाली, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये जो वैल्यू है बच्चा, ये वैल्यू यूनिक होगी। क्या होगी? ये यूनिक होगी, यानी अद्वितीय होगी, यानी ये वैल्यू इकलौती होगी, इस जैसी कोई और दूसरी वैल्यू नहीं हो सकती है। x बराबर a पर कोई फलन परिभाषित है, इसका मतलब ये है कि x बराबर a पर उस फंक्शन की जो भी वैल्यू आएगी वो यूनिक वैल्यू होगी, अद्वितीय वैल्यू होगी, वो इकलौती वैल्यू होगी, उस जैसी कोई और वैल्यू होगी नहीं बच्चा। ठीक है, तो ये कुछ बातें आज मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई और पिछले वीडियो में बताई। अगर आप इन दोनों वीडियो को पूरा देख लेंगे और सारी बातें अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आने वाली एक्सरसाइज में बच्चा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और ये पूरे अवकलन का कॉन्सेप्ट था। ठीक है बच्चा, चलिए, तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ओके बच्चों।